आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्न विद यंगस्टर्स में। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि हमारी जो साइंस चैप्टर्स की जो वीडियो हैं, अपनी सब्जेक्ट की वीडियो हैं, वो कंटिन्यूसली डल रही हैं। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर जो अपने वीडियोज़ में कंप्लीट हो चुके हैं। और हमारा जो अब चैप्टर चल रहा है वो है चैप्टर 4 पदार्थ, धातु और अधातु की जो पहली वीडियो है वो अपलोड हो चुकी है और ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक की ओर। तो गाइस चलो हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है अधातु और धातुओं में रासायनिक गुण। जो अधातु हैं, जो धातु हैं, उनमें रासायनिक गुण क्या क्या है। तो गाइस इसमें जो पहला हमारा जो पॉइंट है, बिंदु है, वो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया के गुण। तो गाइस इसमें जो पहले ऑक्सीजन से अभिक्रिया गुण है, आपके लिए बुक में एक क्रियाकलाप दी गई है, आप उसको पढ़ें। अगर आपको वो समझ में नहीं आए तो आप मेरे लिए कमेंट्स करके बताएं ताकि मैं आपके लिए वो सॉल्व करा सकूं। तो गाइस इसमें जो इम्पोर्टेंस बिंदु हैं, जो उस जो क्रियाकलाप के अतिरिक्त जो इम्पोर्टेंस बिंदु है, मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा और उनके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइस हम आगे बढ़ते हैं अपने पहले पॉइंट की ओर। जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम धातु में खुला रखा जाता है। जो कॉपर का बर्तन होता है, यानी जब आपके पास कॉपर का बर्तन है और आप गलती से आप उसको ध्यान भूल जाएं या बाहर रख दें, तो उसको बाहर रखा जाता है या आपके द्वारा किसी कॉपर के बर्तन को बाहर रखा जाता है, उस पर एक हल्के हरी रंग की परत जम जाती है। जैसा कि आप देखते हैं कुछ टाइम बाद या सुबह या 1-2 दिन बाद देखते हैं तो उस पर एक हरे रंग की परत आपको दिखने लगेगी, यानी उस पर हरा हरा कलर दिखने लगेगा, उस पर हरे रंग की परत दिखती है। जैसा कि मैंने इसमें लिखा हुआ है, जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखा जाता है। जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक, यानी कि कुछ 1 महीने 2 महीने या 15 दिन 20 दिन लंबे समय तक रखा जाता है, तो उस पर एक हरी रंग की हल्की और हरी रंग की परत जम जाती है, यानी उस पर हरा हरा कुछ जम जाता है। तो उस पर जो हमारा अगला बिंदु है वो इससे ही रिलेटेड है, बट मैंने इसे पॉइंटों में विभाजित कर दिया ताकि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। जो हमारा अगला बिंदु है यह हरा पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड यानी CuOH3, जो हरा रंग का पदार्थ होता है उसे कॉपर हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र है CuOH का थ्राइस। क्या है? CuOH का थ्राइस। और अगला है और कॉपर कार्बोनेट यानी CuCO3। क्या है? कॉपर कार्बोनेट, जिसका रासायनिक सूत्र है CuCO3 का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है? CuOH का होल थ्राइस और CuCO3 का मिश्रण होता है, इनके द्वारा ही बना होता है। जैसे कि मैंने आपके लिए अभिक्रिया दी गई है, उसके अकॉर्डिंग बताता हूँ। अभिक्रिया में क्या दिया गया है, जैसे कि 2Cu प्लस H2O प्लस CO2O2, यानी 2Cu, 2 Cu है, H2O है, उसके साथ CO2 भी है और O2 है। जब इनके साथ हम क्रिया कराते हैं तो ये CuO2 है ना, ये मिलकर CuOH का होल ट्वाइस बनाता है। क्या बनाता है? होल ट्वाइस बनाता है। बट और जो अन्य होते हैं वो जुड़कर प्लस CuCO3 का CO3 बनाते हैं। क्या बनाते हैं? CuCO3 बनाते हैं। तो गाइस ये अभिक्रिया है, आप इसको याद कर लीजिए ताकि आपके लिए ये पूछी भी जा सकती है। आपके लिए आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें आपसे पूछा भी जा सकता है कि जो कॉपर का बर्तन होता है उसे लंबे समय तक बाहर रखते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या प्रक्रिया होती है, क्या होती है, उसके बारे में आपसे पूछा भी जा सकता है कि किस प्रकार उस पर हरे रंग की परत जम जाती है। जो हरे रंग की परत होती है उस पर क्या क्या नाम होते हैं, उसके क्या सूत्र होते हैं। आपसे एक अभिक्रिया भी पूछ सकता है, इस अभिक्रिया के बारे में भी पूछ सकता है। तो गाइस इन पॉइंटों को हम दोबारा से रिवाइज कराते हैं ताकि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। जो हमारा पहला पॉइंट था, जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में, यानी जब नमी युक्त वायु, यानी बारिश का मौसम हो, यानी नमी युक्त वायु हो, थोड़ा बारिशों का मौसम हो, तब उसको खुले में रखा जाता है। लंबे समय तक आप कॉपर के बर्तन को खुले में रख देते हो तो उस पर हल्की हरी रंग की परत जम जाती है। कैसी रंग की? हरी रंग की हल्की परत जम जाती है, ये जम जाती है। ये मेन पॉइंट है इसमें। ये हरा पदार्थ कॉपर होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्साइड। हरा पदार्थ होता है वो कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है, जिसका रासायनिक सूत्र है ये CuOH का होल थ्राइस। और जो इसके मिश्रण से बनता है वो है कॉपर कार्बोनेट। क्या होता है? कॉपर कार्बोनेट होता है, जो कि CuCO3 का मिश्रण होता है। और इनके 2Cu प्लस H2O प्लस CO3 प्लस O2 का जब अपन अभिक्रिया कराते हैं तो CuOH का होल ट्वाइस प्लस CuOH का होल थ्राइस प्राप्त। ऑक्सीजन से अभिक्रिया के गुण हैं, इसमें 2 क्रियाकलाप दी गई हैं, आप उनको पढ़िए। अगर आपको वो समझ में नहीं आती है तो आप मेरे लिए कमेंट्स करके बताएं ताकि मैं आपको और अच्छी प्रकार से समझा पाऊँगा
और आप उनको पहले पढ़िए, क्योंकि वो पढ़ने के लिए ही है। आप अगर उनको पढ़ेंगे, अगर आपके लिए कोई अब आपके लिए कोई भी समस्या आती है, आप मेरे लिए कमेंट्स करके बताएं, ताकि मैं आपके लिए उसको समझा सकूं। तो गाइस, और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं उनको आपके लिए बता रहा हूं। तो गाइस, हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा अगला पॉइंट है, जो क्रियाकलाप से ही संबंधित है, बट वो समझाने के लिए मैं इसलिए इम्पोर्टेंट मानते हुए आपके लिए समझाता हूँ। तो गाइस, जो हमारा अगला पॉइंट है वो है सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद का नाम सल्फर डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? सल्फर और ऑक्सीजन होती है ना, जिसकी क्रिया के द्वारा बनने वाला जो उत्पाद होता है, यानी जो पदार्थ होता है, उसको क्या कहते हैं, या अभिक्रिया होती है, उसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। तो गाइस, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी जा सकता है, जो सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद का नाम बताइए। क्या है उस उत्पाद का? तो गाइस, आप बताएंगे उसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। क्या नाम है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जो हमारा अगला बिंदु है वो है जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में मिलाते हैं तो सल्फ्यूरस अम्ल का अम्ल प्राप्त होता है। जब जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है ना, जब उसमें हम सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते हैं, जैसे कि आपके लिए अभिक्रिया दी गई है, जैसे कि ये है SO2 जो कि है सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस H2O जो कि जल है, इसको मिलाने पर यह अभिक्रिया इसमें दी गई है, जो कि है H2SO3। क्या है? H2SO3 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ, H2SO3 प्राप्त होता है, जो कि जो सल्फ्यूरस अम्ल होता है। क्या होता है? सल्फ्यूरस अम्ल होता है, और यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये हमेशा ध्यान रखना, आपसे ये पूछा भी जा सकता है, ये लिटमस पत्र को किस प्रकार के लिटमस पत्र को किस प्रकार का रंग प्राप्त होता है इसके द्वारा, इसमें जब उपयोग करते हैं। तो गाइस, ये सल्फ्यूरस अम्ल के द्वारा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये सल्फ्यूरस अम्ल होता है ना, वो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो गाइस, जो इसमें जो अगला इंपॉर्टेंट बिंदु है, मैंने वो लिखे हुए हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। क्या होते हैं? जो अधातु होते हैं ना, उनके जो ऑक्साइड होते हैं वे अम्लीय प्रकृति के होते हैं, इसीलिए ही तो वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तो गाइस, इन पॉइंटों को मैं आपको दोबारा से रिवाइज कराता हूँ, ताकि आपको और अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। तो गाइस, जो हमारा पहला पॉइंट था वो था सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद। जो सल्फर आपके लिए बताया, जो सल्फर है, जो ऑक्सीजन है, उससे अभिक्रिया करने के बाद जो उत्पाद बनता है वो सल्फर डाइऑक्साइड होता है। जो ये है S+O2, यानी कि जो इसकी जो अभिक्रिया होगी मैं आपके लिए बताता हूँ। ये है S, जो सल्फर है, सल्फर से प्रदर्शित करेंगे, और ये है O2, यानी जब इनकी जो अभिक्रिया होगी ना, वो SO2 का निर्माण करेगी। क्या करेगी? SO2 का निर्माण करेगी, जो क्या कहलाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या कहलाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड कहलाएगा, सॉरी HO2 होगी, जो प्लस H का निर्माण, ठीक है, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड कहलाएगा। तो गाइस, जो अगला बिंदु था वो था जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में मिलाते हैं तो सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होता है, जो जैसे कि मैंने आपके लिए इसमें बताया गया है अभिक्रिया में, SO2 प्लस जल H2O, तो इसको अभिक्रिया करेंगे तो सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3 प्राप्त होगा। और अधातु के ऑक्साइड, जैसे कि मैंने आपके लिए अभी बताया था, जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं वे अम्लीय प्रकृति के होते हैं, इसीलिए ही वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं की ओर, जो कि हमारा इसी टॉपिक में अगला बिंदु है अधातु और धातुओं के रासायनिक गुण में अगला पॉइंट है वो है हमारा जल के साथ अभिक्रिया। क्या है? जल के साथ अभिक्रिया। इसमें भी क्रियाकलाप दी गई है आपके लिए, आप उसको पढ़िए। आपको मैं थोड़ा सा उसके लिए बता देता हूँ। आप 250 ml का बीकर या कोई गिलास या कोई पात्र ले लीजिए, उसमें आप आधा जल से भरिए और छोटा सा टुकड़ा सोडियम का काटिए, उसे लिटमस पत्र से लपेट कर उसको और उसे सुखा लीजिए, फिर उसे रुई से लपेट कर जब आप उसको उसमें डालेंगे तो आप सावधानी पूर्वक डालना, और उसके बाद जो आप महसूस करेंगे उसके बारे में आप बताएंगे। तो गाइस, आप उसको पढ़िए। अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे लिए आप कमेंट्स करके बताएं। तो गाइस, इसमें जो अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये छोटा सा है, बट इसमें जो क्रियाकलाप है वो पढ़ने के लिए आप पढ़िए। अगर आपको कोई समझ में नहीं आता तो मेरे लिए बताएं कमेंट्स करके, तो मैं आपके लिए उसको समझाऊँ। तो गाइस, इसमें जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो इम्पोर्टेंट है, कृपया आप उनको पढ़ें, ध्यान से समझें, और ये एग्जाम में आपसे पूछे भी जा सकते हैं। तो हमारे जो पहला है वो है सोडियम धातु बहुत अभिक्रियाशील होते हैं। जो सोडियम के धातु होते हैं वे बहुत अभिक्रियाशील होते हैं। जो सोडियम धातु होता है वो बहुत अभिक्रियाशील होता है, यानी उससे क्रिया अत्यधिक होती है, उससे जो क्रिया होती है वो तीव्र गति से
चालू होती है यानी स्टार्ट होती है यानी समापन होती है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करता है। जो ऑक्सीजन है, जो सोडियम धातु होते हैं, वे ऑक्सीजन के साथ और जल के साथ तीव्र गति से क्रिया करते हैं यानी जल्द ही क्रिया करते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब इनके द्वारा जब ऊष्मा होती है यानी सोडियम धातु और जल के साथ ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो ये अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करते हैं यानी कि अत्यधिक ऊष्मा का उत्पादन करते हैं, बहुत ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसलिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है। इसे किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। यानी सोडियम से बने जो धातु होते हैं उन्हें ऑक्सीजन और जल से अभिक्रिया कराने की जब क्रिया होती है तो इसको रोकने के लिए उसको जल में डुबो कर रखा जाता है। सॉरी मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। सॉरी गाइस, मैं गलती से बोल गया। जो अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है इसलिए उसे मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। जो सोडियम से बने धातु होते हैं, आपसे एक पूछा जा सकता है, जो सोडियम से बने धातु होते हैं यानी जो जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, जो सोडियम से बने धातु होते हैं जिनकी अभिक्रियाशीलता अधिक होती है, उन्हें मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो इसका गाइस आंसर होगा क्योंकि ये ऑक्सीजन और जल के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, अत्यंत तीव्र गति से अभिक्रिया कर लेते हैं, जिसके कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए उसे मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है फास्फोरस। इसके उदाहरण है, इसका ही एक उदाहरण है वो है जो इसके जैसा ही है। फास्फोरस बहुत सक्रिय धातु है। जो फास्फोरस है ना वो बहुत सक्रिय धातु है यानी कि वो भी अभिक्रियाशील है। वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेती है। इसे वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेती है यानी वायु से अभिक्रिया कर लेती है, जिसके कारण वह आग पकड़ लेती है। इसको सुरक्षित रखने के लिए यानी इसको ये आग नहीं पकड़े इसलिए इसको जल में डुबो कर रखा जाता है। जो फास्फोरस होता है उसको जल में डुबो कर रखा जाता है। जो सोडियम धातु होते हैं उनको मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। तो गाइस आप इसमें कृपया कंफ्यूज नहीं हो, ये सीधा सीधा सा है। जो सोडियम से बने धातु होते हैं उनको मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। जो फास्फोरस से बने जो फास्फोरस अधिक धातु होते हैं उनको पानी में डुबो कर रखा जाता है, जल में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि ये खुले में वायु से अभिक्रिया कर लेते हैं, जिसके कारण ये आग पकड़ लेते हैं। तो गाइस इन पॉइंटों को मैं आपके लिए आपको दोबारा से रिवाइज कराता हूँ ताकि और आपको अच्छे प्रकार समझ में आ जाए। तो गाइस जो हमारा पहला पॉइंट था, सोडियम धातु बहुत अभिक्रियाशील होता है, जैसा कि मैंने आपके लिए बताया था। जो ऑक्सीजन और जल के साथ अभिक्रिया करके अत्यंत तीव्र गति से अभिक्रिया करता है, जिसके कारण वह अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसलिए इसको सुरक्षित रखने के लिए जो सोडियम से बने धातु होते हैं उसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। जो मिट्टी के तेल में होता है ना उसमें डुबोकर रखा जाता है ताकि यह जल और ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करे। जो हमारा अगला पॉइंट था वो था जो फास्फोरस बहुत सक्रिय धातु होती है, जो कि वायु से खुले में रखने पर वायु से अभिक्रिया कर लेती है, आग पकड़ लेती है, इसीलिए इसको पानी में डुबो कर रखा जाता है। तो गाइस आप इसमें कोई कंफ्यूज नहीं हो कि सोडियम से बने धातु होते हैं उनको पानी में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा है। सीधा सा है, जो सोडियम से बने धातु होते हैं उन्हें मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। जो फास्फोरस होता है, जो कि हमारा मेन टॉपिक है इसमें, अधातु और धातुओं के जो रासायनिक गुण है उसमें जो तीसरा पॉइंट चल रहा है वो है अम्लों से अभिक्रिया। तो गाइस जैसा कि आप सब देख रहे हैं, आपकी जो क्रियाकलाप है उसमें दे रखा है कि आप पाँच वो ले लीजिए, क्या बोलते हैं, परखनली। उस परखनली लीजिए। आप हमेशा ध्यान रखना जब परखनली के साथ आप प्रयोग करें तो उसको चेहरे से दूर और जो परखनली होल्डर होता है उसके द्वारा ही पकड़ें और अपने चेहरे से दूर रखें। तो गाइस मैं आपके लिए बताता हूँ कि जब परखनली आप लोगे 5 परखनली लोगे तो उसमें ड्रॉपर की सहायता से 5-5 ml तनु हाइड्रोलिक अम्ल को डाल लेना। और जब आप उसको ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कराओगे, अगर ये नहीं होती है तो उस जल को थोड़ा सा परखनली के द्वारा गर्म कर लेना। और जब आप गर्म करने के पश्चात जब तनु हाइड्रोलिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हो तो जब उसकी जो परखनली का मुंह है ना उस पर आप एक माचिस की तीली जलाना और उसके माचिस की तीली परखनली के मुंह पर ले जाना। तो आप क्या देखते हैं, जब उसमें जो हाइड्रोजन गैस होती है जो तीली के संपर्क में आती है वह एक ध्वनि के साथ जलती है। वो क्या होता है, पॉपिंग ध्वनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन उसे, पॉपिंग ध्वनि बोलते हैं। वे एक ध्वनि के साथ जलती है जिसे पॉपिंग ध्वनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉप ध्वनि बोलते हैं। उसके जो अपने क्रियाकलाप आप उसमें पढ़ना, आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। मैंने आपके लिए समझा भी दिया। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं आपके लिए बता रहा हूँ वो है ये रहा। जो हमारा पॉइंट है वो है
अधातु सामान्य अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते। जो अधातु होते हैं ना वो सामान्य अम्ल होते हैं ना उनसे अभिक्रिया कभी नहीं करते, लेकिन धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं। और जो धातु होते हैं वे अम्लों से अभिक्रिया कर लेते हैं, और अधातु होते हैं वो सामान्य अम्ल होते हैं ना जो नॉर्मल अम्ल होते हैं उनके साथ अभिक्रिया नहीं करते। और जो अधातु होते हैं वे अम्लों के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? जो हाइड्रोजन उत्पन्न जो अधातु होते हैं अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं, उनके साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है, जो कि पॉप ध्वनि के साथ जलती है। जैसा कि मैंने आप सबके लिए अभी बताया था, जब आप माचिस की तीली ले जाओगे तो हाइड्रोजन गैस और जब माचिस की तीली संपर्क में आएगी तो वह ध्वनि के साथ जो आग होगी वो ध्वनि के साथ जलेगी, जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। जो हमारा अगला बिंदु है वो है कॉपर तनु हाइड्रोलिक अम्ल से गर्म करने पर वह अभिक्रिया नहीं करता है। जो कॉपर तनु हाइड्रोलिक अम्ल होता है उसे गर्म करने पर वह अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन जो सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर लेता है, जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर लेता है। तनु जो कॉपर है वो तनु हाइड्रोलिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। जो गर्म करते हैं ना तब वह हाइड्रोलिक अम्ल से क्रिया नहीं करता, अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर लेता है। वह सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर लेता है। तो गाइस मैं आपको इन 2 पॉइंटों को वापस से रिवाइज कराता हूँ ताकि आपको और भी अच्छे प्रकार से समझ में आ जाए। जैसा कि मैंने आपके लिए बताया था कि आप 5 परख नली लेंगे, उसमें ड्रॉपर की सहायता से 5-5 ml तनु हाइड्रोलिक अम्ल डालेंगे और ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं होती है तो उसको थोड़ा गर्म कर लेंगे। गर्म करने के पश्चात उसके मुंह पर माचिस की तीली जलाएंगे। तब उसके मुंह पर, जैसे कि ये परख नली है, इसके मुंह पर अगर माचिस की तीली जलाता हूँ तो ये इस प्रकार आएगी। जब ये जो आग है और वो हाइड्रोजन गैस की जो उसमें से गैस निकल रही है उसके संपर्क में आएगी तो वह एक ध्वनि के साथ जलेगी, जिसको क्या कहते हैं? पॉप ध्वनि के साथ जलती है। जैसे पॉपिंग ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉपिंग ध्वनि कहते हैं। अधातु सामान्य अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते, लेकिन धातु होते हैं वे अम्लों के जो सामान्य अम्ल होते हैं उनके साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, निर्माण करते हैं, जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। जो हमारा अगला पॉइंट था वो था कॉपर तनु हाइड्रोलिक अम्ल से गर्म करने पर वह अभिक्रिया नहीं करता। जो कॉपर है तनु हाइड्रोलिक अम्ल है उसको गर्म करने पर वह अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर लेता है। तो गाइस हम आगे बढ़ते हैं अपने क्षारों से अभिक्रिया। क्या है क्षारों से अभिक्रिया? जो डी पॉइंट है उसमें अपन आगे बढ़ते हैं। तो गाइस जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि जो अपने जो अभिक्रिया हैं इनमें जो क्रियाकलाप है उसके बारे में अपन जान रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपके लिए, आप कृपया उनको पढ़े भी। तो गाइस जैसे कि मैं आपके लिए बताता हूँ, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड से और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसकी जो अभिक्रिया है, जो कि आप टीचर्स के निरीक्षण में करेंगे, जो अभिक्रिया है उसके बारे में बताता हूँ कि आप उसमें जब आप परख नली लेते हैं, जो परख नली लेंगे तो उसमें जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना उसकी जो ताज़ा विलयन की जो 3-4 टिकियाँ पानी में 3-4 टिकियाँ हैं, जिसको प्लास्टिक के स्पैचुला के द्वारा पकड़कर जल में घोलेंगे। तब आप जल में घोल लेंगे तो आप जब परख नली होल्डर के द्वारा पकड़ेंगे तब उसको आप जब माचिस की तीली उसके साथ पास ले जाएंगे। जैसा कि मैंने आपके लिए बताया था कि पॉप ध्वनि के द्वारा जलती है। जब उसको उसके पास ले जाएंगे, जो पॉप ध्वनि के द्वारा तो जलती है, बट उससे क्या प्रदर्शित होता है, उससे क्या पता चलता है? तो गाइस उससे पता चलता है कि गैस उपस्थित है, कि रियलिटी में ही गैस उपस्थित है, जिसके द्वारा वह पॉप ध्वनि के द्वारा जलती है। अगर वह पॉप ध्वनि के द्वारा नहीं जलती है तो पता चलता है कि उसमें गैस उपस्थित नहीं है, यानी गैस की उपस्थिति का पता नहीं चलता है। और वह पॉप ध्वनि के द्वारा जलती है तो उसके द्वारा गैस की उपस्थिति का पता चलता है। तो गाइस इसमें जो मैंने पॉइंट है वो इसी के द्वारा बताया गया है, जो कि गैस जो मैंने बताया डॉट गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। और जो अपने 5 ml अपने भरा हुआ है, इसमें जो परख नली है उसमें जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिसको प्लास्टिक स्पैचुला के द्वारा पकड़कर जिसकी टिकियां हैं जल में घोला गया है। 5 ml जल में घोला गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो विलयन की जो ताज़ा टिकियां हैं, 3-4 टिकियां हैं। तो गाइस जो हम बढ़ते हैं कि इसमें जो इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है वो है पॉप ध्वनि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति बताती है। मैंने जैसा कि आपके लिए बताया था, जो पॉप ध्वनि है वो हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को बताती है। और धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। जो धातु सोडियम ऑक्साइड होता है से अभिक्रिया करके, जो सोडियम ऑक्साइड से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, जिसके द्वारा जो आग होती है वो पॉपिंग साउंड यानी पॉप ध्वनि के द्वारा जलती है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, जो पॉप ध्वनि के द्वारा जलती है।
अधातुओं की क्षारों से अभिक्रिया जटिल होती है। जो अधातु होती हैं तो उनको क्षारों से अभिक्रिया करने में कठिन होती है, जटिल होती है, यानी कि वो आसानी से संभव नहीं होती है। तो गाइस जैसा कि मैंने आपके लिए अभी बताया था, ये मैंने आपके लिए डायग्राम भी बनाया गया जिसके द्वारा मैंने आपके लिए समझाया था। इसको मैं आपको वापस से रिवाइज करता हूँ। जब आप एक परखनली लोगे, तो जब आप एक, जैसे कि मैंने ये परखनली ले ली जिसमें मैं 5 ml जल लेता हूँ और इसमें 3-4 टिकिया सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो ताज़ा विलयन है उसकी 3-4 टिकिया इसमें घोल देता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप सब जानते हैं, जब इसमें से अभिक्रिया होगी तो हाइड्रोजन गैस का जो निष्कासन हुआ, जब इसके पास माचिस की तीली ले जाएंगे, जैसा कि मैंने माचिस की तीली बनाई हुई है, माचिस की तीली है जो माचिस की तीली है, जब उसके दो या इसके संपर्क में आती है जो हाइड्रोजन गैस है, तो ये साउंड के साथ जलती है। जैसा कि मैंने आपके लिए बताया था, जो उसको क्या बोलते हैं अपन, पॉप साउंड बोलते हैं, पॉप ध्वनि बोलते हैं, पॉपिंग साउंड बोलते हैं। तो यह क्या दर्शाता है, यह हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति दर्शाता है। सोडियम धातु सोडियम ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है और अधातुओं की क्षारों से अभिक्रिया जटिल होती है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अपने अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। बट इसका ही वो टॉपिक है, इसका ही जो टॉपिक है जो ई नाम से आएगा, उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। तो गाइस आप उसको मेरे पढ़ाने से पहले आप उसको पढ़ के आएँ ताकि आपको और अच्छी प्रकार से समझ में आए। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो में या मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें कोई गलती लगे या आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो गाइस कृपया आप मुझे कमेंट्स करके बताएं ताकि मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ। और जो मेरा कंटेंट है आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो मैं उसको और बेहतर कर पाऊँ ताकि आपको और अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। तो गाइस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो गाइस आप अपने दोस्तों, स्कूल के दोस्तों एवं रिलेटिव्स, फ्रेंड्स को, यानी रिलेटिव्स में जो आपके भाई बहन हैं उनको बताइए हमारी वीडियो अपलोड हो रही है, जो कि 8th क्लास की साइंस की वीडियो चल रही है, जो कि 4था चैप्टर चल रहा है। आपकी जो पहली 3 चैप्टर उनकी वीडियो अपलोड हैं उनको देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। बाय बाय गाइस।